आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं? कुछ ऐसी टर्म होती है अकाउंट की जो बेसिक रूप में यूज होती है। बेसिक का मतलब हो गया कि जो बेस है अकाउंटिंग का, मतलब विदाउट इन टर्म को लर्न किए या पता लगाए हमारे लिए अकाउंटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, होगी ही नहीं, है ना। तो अकाउंट जैसे हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक तरीका होता है उसको पढ़ने का, उसको लिखने का। वैसे ही जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म हमें देखने को मिलते हैं। उन टर्म का मतलब हमें पता होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है ना। तभी हम उन्हें अकाउंटिंग में किस तरीके से उसे ट्रीट करना है, कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, हम पता लगा सकते हैं। तो अकाउंट में भी ऐसे ही बहुत सारे टर्म हैं जो हमें अकाउंटिंग करते वक्त देखने को मिलते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने से लेकर उसको, है ना, बुक्स में मेंटेन करते हैं, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टर्म हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बिना उनको जाने अकाउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो ये टर्म हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास में जो हमारी अकाउंट की बुक है उसमें सेकंड चैप्टर में ये टर्म पढ़ते हैं। बाकी ये इम्प्लीमेंट तो हर जगह होता है अकाउंट की, मतलब अकाउंट की इंफॉर्मेशन या अकाउंट सब्जेक्ट आपका जिस भी फील्ड में है वहां पर ये आपको जानकारी में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सारे टर्म, तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन बेसिक टर्म के बारे में आज हमें पढ़ना है इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसमें पहला पॉइंट है हमारा अकाउंट। अकाउंट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अकाउंट किसे कहते हैं, है ना। हमने अभी तक नाम सुना था कि अकाउंट, एक बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें हम अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो लोन भी ले लेते हैं। ठीक है, वो तो हमारा होता ही अकाउंट। बट यहाँ हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंट की बात, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम अकाउंट कहते हैं एक ऐसे पर्टिकुलर हेड को जिसमें सारी की सारी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे जितने भी अकाउंट बनते हैं बिजनेस में, अकाउंट क्या है, एक हेडिंग है। बेसिकली क्या है, एक हेडिंग है, एक परफॉर्मा बना देते हैं हम रो और कॉलम के साथ, जिसमें हम उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं। एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, कुछ अकाउंट जो होते हैं जो वो डेबिट से बढ़ते हैं, कुछ क्रेडिट से भी बढ़ते हैं। तो अकाउंट क्या है, एक पर्टिकुलर हेड है, हम हेड कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा बैंक में अकाउंट है, तो जब मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ या विड्रॉ करता हूँ तो वो मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ना कि किसी और के अकाउंट में। मेरा नाम गुलशन है तो वो गुलशन अकाउंट में या तो डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा, जो भी अमाउंट मैं विड्रॉ कर रहा हूँ या डिपॉजिट कर रहा हूँ। वैसे ही किसी और कस्टमर का अकाउंट होगा बैंक में तो वो सिर्फ उसी के नाम के अंदर में आएगा, ना कि मेरे नाम। तो सिंपल सी बात क्या, कि जिसका हेड होगा या हेड, है ना, जिस भी नाम का हेड होगा उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसी में आएंगी। जैसे कैश अकाउंट है तो वो कैश में जितनी भी लेन देन होगी वो कैश अकाउंट में आएगा। एसेट्स है कोई और तो उसमें आएगा। तो ये हो गया अकाउंट। होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। सेकंड, कैपिटल। कैपिटल बहुत ही इजी है समझना। मतलब सिंपल सी बात कि हमने जितना पैसा बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि वो अपना ही पैसा लगाए, लोन लेके भी लगाते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो कैपिटल क्या, वो पैसा जो बिजनेस में लगाया गया है और वो किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। या देखो, मतलब लगाएगा तो ऑनर ही, लेकिन वो किसी से लेके भी लगा सकता है और अपना भी लगा सकता है। दो तरीके के कैपिटल होते हैं, एक ओन कैपिटल और एक बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल उसे कहते हैं जो हम किसी से लेके लगा रहे हैं बिजनेस में, और ओन कैपिटल उसे हम कहते हैं जो हमारा खुद का अपना है ना। जैसे मान लेते हैं हमने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए हमारे पास थे और 1 लाख रुपए का हमने अरेंजमेंट किया कहीं से, तो जो हमारे पास 1 लाख रुपए हम उसे कहेंगे ऑन कैपिटल, यानी कि ओनर का कैपिटल। ठीक है, और जो 1 लाख रुपए हमने बाहर से लिए, बैंक से लिए या फैमिली से लिए, फ्रेंड से लिए या किसी से भी लिए, उसे हम कहेंगे बोरोड कैपिटल, यानी कि उधार लिया हुआ पैसा। ठीक है दोनों कैपिटल ही। तो ये हो गया कैपिटल। अब आते हैं ड्राइंग पे। ड्राइंग से यहाँ पर तात्पर्य पेंटिंग से या चित्र बनाने से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम अभी तक या 10th क्लास तक बच्चे ड्राइंग का मतलब यही समझते हैं, लेकिन कॉमर्स की दुनिया में ड्राइंग का मतलब कुछ और होता है। और वैसे ही कैपिटल का मतलब भी कुछ और होता है 10th तक कैपिटल मतलब राजधानी, है ना। स्टेट और कैपिटल जो हम पढ़ते थे एसएसटी में,
कि ये स्टेट है, ये इसके कैपिटल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस होता है। वैसे ही यहाँ पर ड्राइंग का मतलब अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, यानी कि वो पैसा जो बिजनेस से निकाला गया ऑनर द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। एक बिजनेस का ऑनर जो बिजनेस से पैसा निकालता है उसके घर के खर्चे के लिए, उसे वो कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। घर के खर्चे के लिए होना चाहिए, अगर ऑफिस के खर्चे के लिए है तो वो फिर ड्राइंग नहीं होगा। जैसे हमने बिजनेस के काउंटर में से कैश निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ऑफिस का हुआ है तो वो खर्चा माना जाएगा, लेकिन अगर घर का बिल पे कर रहे हो आप तो वो ड्राइंग मानी जाएगी, ठीक है। ऑफिस के कैश से अगर ऑफिस का बिजली बिल पे किया तो क्या वो खर्चा माना जाएगा ऑफिस का, और अगर घर का बिजली बिल पे किया तो वो ड्राइंग माना जाएगी, सिंपल सी बात। तो ये हो गया ड्राइंग। अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट पे, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं उत्तरदायित्व। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व कह सकते हैं, जिम्मेदारी कह सकते हैं, ठीक है। वो अमाउंट जो क्लेम है बिजनेस पे, जो बिजनेस पे उधार है थर्ड पार्टी का, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। देखिए, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइजेज, ये एंटिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है, एंटिटी यानी कि मालिक या ऑनर, या फिर एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज यानी कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या तो मालिक के अगेंस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, मतलब दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है क्या, लायबिलिटी का अमाउंट। मतलब मान लेते हैं जैसे कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने लोन लेके कंपनी शुरू की थी, तो कंपनी के नाम से अगर लोन लिया गया है तो वो कंपनी की लायबिलिटी है। लेकिन अगर मालिक ने लोन लिया है, अपने घर के लिए लिया है या कंपनी के लिए ही लिया है, लेकिन लिया अपने नाम से है, तो वो मालिक की जिम्मेदारी है दोनों की जिम्मेदारी, तो ये लायबिलिटी हो गई। अब लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी के अंदर 2 टाइप की लायबिलिटी आती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि इसका दूसरा नाम फिक्स लायबिलिटी भी होता है। फिक्स लायबिलिटी यानी कि जिसका पेइंग पीरियड जो है वो मोर देन 1 ईयर है। जैसे कई सारे लोन ऐसे होते हैं जिसकी पेमेंट हम 1 साल के अंदर नहीं कर पाते, 1 साल से ज्यादा समय चाहिए हमें, तो उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन कई सारे लोन ऐसे होते हैं जिसकी पेमेंट हम 1 साल के अंदर अंदर कर देते हैं, उसे कहते हैं हम करंट लायबिलिटी, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपने फोन फाइनेंस कराया, आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है। मोबाइल की पेमेंट नॉर्मली हम 1 साल के अंदर अंदर कर देते हैं, तो वो हो जाएगा हमारी करंट लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई फ्लैट लिया है, मान लेते हैं फ्लैट तो बहुत महंगा आता है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए तक, तो उसकी लायबिलिटी हम 1 साल में पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें 1 साल से ज्यादा का पीरियड चाहिए, पेइंग पीरियड, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। और ये हो गया करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी। 5th नंबर पे आते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, एसेट एक रिसोर्स होता है, किसका, एंटिटी का, मालिक का, ठीक है। विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, एक ऐसा रिसोर्स जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, वो क्या कहता है, वो एसेट कहते हैं मालिक का। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी कहो आप इसे, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये मेरा एसेट है, क्योंकि ये मुझे बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर में, ठीक है। अब हम एसेट को भी क्लासिफाई करते हैं अलग अलग चीजों से। मेरे घर में जो प्रॉपर्टी है मेरी, वो मेरा एसेट है, वो मुझे बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। और बिजनेस में भी जो मालिक की प्रॉपर्टी होती है वो उसका एसेट होता है, वो उसे बेनिफिट दे रहा है। रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि एक मालिक को बेनिफिट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसेट कहते हैं। अब एसेट को भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट यानी कि करंट तो मतलब करंट ही है ना, जिसको हम 1 साल के अंदर यूज कर लेंगे, और फिक्टिशियस एसेट जो रियली में एसेट होता नहीं है बट उसको फिक्टिशियस बना दिया जाता है, बनावटी बना दिया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो होते हैं ना, उसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे, है ना। देखो यहाँ ध्यान दो, तो नॉन करंट एसेट का मतलब फिक्स एसेट, जैसा मैंने बताया। फिक्स एसेट मतलब जिसको हम यूज करेंगे मोर देन 1 ईयर। जैसे ये बोर्ड है, ये मेरा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट मतलब कि इसका बेनिफिट जो है मुझे वो फ्यूचर में मिलने वाला है लंबे समय तक, कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने में यूज करूंगा या 8 महीने यूज करूंगा, मतलब इसको सालों साल यूज करता रहूंगा, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट कहते हैं, है ना। अब मोबाइल फोन लिया, अगर मैंने मोबाइल फोन लिया है तो मैं 1 साल के अंदर थोड़ी, हर साल मोबाइल थोड़ी चेंज करूंगा,
मैं मोबाइल फोन अगर लिया है तो 2 साल मतलब नॉर्मली 1 साल से ज्यादा चलाऊंगा, तो मोबाइल फोन मेरे लिए नॉन करेंट एसेट होगा। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बहुत सारे ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम 1 साल से ज्यादा चलाते हैं, तो वो नॉन करेंट होते हैं। करंट एसेट वो होते हैं जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत, जैसे कैश होता है, स्टॉक होता है, कोई प्रीपेड एक्सपेंस, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो वो हो गया करंट एसेट। और फिक्टिशियस एसेट जो एडवर्टाइजमेंट, जो बनावटी होता है, मतलब जैसे जो हैवी अमाउंट के खर्चे होते हैं जो कंपनी एक बार में राइट ऑफ नहीं करती, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो करोड़ों में लाखों में होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, वो उनका हाई फाई चार्ज होता है, तो कंपनी उसे एक बार में राइट ऑफ नहीं करती। अगर एक बार में अपने अकाउंट से राइट ऑफ करेगी तो अकाउंट में तो लॉस हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, खर्चे को माइनस कर देते हैं, बट उसकी जगह पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है उसे डेबिट कर देते हैं, और वो धीरे धीरे कंपनी से राइट ऑफ होता है। तो जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक वो फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। अब इसका बेनिफिट भी हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है, बट क्या है कि इसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लेकिन ये एसेट नहीं है। ठीक है, बेनिफिट तो हमें इसका मोर देन 1 ईयर मिलेगा, ये हमारा खर्चा है, तो हम इसको ना फिक्टिशियस एसेट्स के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम नॉन करेंट की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 एसेट आते हैं, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल। नाम से ही क्लियर है, आपने पहले भी सुना होगा टेंजिबल और इंटेंजिबल वर्ड। टेंजिबल मतलब कैन बी सीन एंड टच होता है, और इंटेंजिबल मतलब कैन नॉट बी सीन एंड टच, है ना। टेंजिबल मतलब मशीन हो गया हमारा, ठीक है, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, है ना, मतलब जितने एसेट हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था गुडविल वाले चैप्टर में कि गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, कोई एप्लीकेशन है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन, तो मोबाइल एप्लीकेशन इंटेंजिबल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लोगो हो गया, और भी बहुत सारे, स्लोगन हो गया कोई, तो वो इंटेंजिबल एसेट होते हैं कंपनी के लिए। टेंजिबल कैन बी सीन एंड टच, और इंटेंजिबल कैन नॉट बी सीन एंड टच, ओनली फील कि हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, लोगो हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हो गया एसेट। क्लियर है। अब आगे आते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, जब हम रिसीव करते हैं, अब रिसिप्ट को क्या दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू यानी कि जो बार बार होता है, रेकरिंग नेचर का जो होता है, वो उसे कहते हैं रिवेन्यू, जो बार बार हो रहा है। और कैपिटल जो बार बार नहीं हो रहा, कभी कभी होता है। ठीक है, और रिसिप्ट का मतलब ना रिसीव भी कह सकते हैं हम इसको, रिसीव। ठीक है, रिसीव कह सकते हैं, तो रिवेन्यू रिसीव या ऐसी रिसीव जो बार बार होती है, और कैपिटल रिसीव यानी कि ऐसी रिसीव जो एक ही बार होती है, नॉर्मली बहुत कम होती है। जैसे यहाँ लिखा है, रिवेन्यू में लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। एक कंपनी का, एक बिजनेस का जो मेन काम है, उससे जो पैसा उसे मिलेगा उसे कहेंगे रिवेन्यू रिसीव। और एक कंपनी का, एक बिजनेस का जो कभी कभी का काम है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सोर्स दैट आर नॉट रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैं अगर ट्यूशन टीचर हूँ, है ना, मैं अगर ट्यूशन टीचर हूँ और मेरा काम पढ़ाने का है, सर्विस देने का है, तो सर्विस पे देने से, सर्विस रेंडर करने से जो मुझे फीस मिल रही है वो मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, बट मान लेते हैं कि ये बोर्ड खराब हो गया, है ना, मुझे ये बोर्ड चेंज करना है, तो मैं इसको सेल आउट करूंगा, उस सेल से जो मुझे पैसा मिलेगा वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा। मेरे पास फैन लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये फैन या ट्यूबलाइट खराब हो गई तो मैं इसको बेच रहा हूँ अब, है ना, या कैमरा है मेरा, मैं इसको बेच रहा हूँ। तो जितनी भी चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस की नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। मैं, मेरा ये डेली का काम नहीं है, मेरा डेली का काम है पढ़ाने का, तो पढ़ाने से जो पैसा मिलेगा वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि वो रैकरिंग नेचर है, मुझे बार बार मिलेगा हर महीने। और कैपिटल जो मेरा मेन काम नहीं है, एडिशनल एक्टिविटी, जो अदर एक्टिविटी हो रही है, जैसे बोर्ड हो गया, कोई बेंच हो गई, कैमरा हो गया, है ना, फैन लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, अगर इन्हें हम सेल कर रहे हैं, इसमें कोई डिफेक्ट हो गया, कोई खराब हो गया, रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो पुराना बेचना पड़ेगा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई रिसिप्ट की, रिवेन्यू और कैपिटल। अब आगे आते हैं 7 नंबर है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नाम से ही क्लियर है, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, खर्चा, है ना। अब रिवेन्यू का खर्चा ऐसा खर्चा जो बार बार होता है, यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस, है ना, गुड्स और सर्विस
परचेज करने के लिए जो खर्चा होता है बार बार, रेकरिंग नेचर में। और कैपिटल में लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, ठीक है, जो कभी कभी या एसेट। अब यहाँ दो चीजें लिखी हुई है, या तो अमाउंट स्पेंड करो या लायबिलिटी इनकर्ड करो। मतलब जब हम खर्चा करेंगे तो या तो कैश में करेंगे या उधार करेंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपने ट्यूशन का ले लेता हूँ। हम यहाँ ट्यूशन चला रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट स्पेंड, जैसे यहाँ ट्यूशन के लिए भाई यहाँ बहुत सारे रेकरिंग खर्चे हैं। रेकरिंग खर्चे मतलब कि जो बार बार होते हैं, जैसे रेंट हो गया, है ना, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। तो या तो हम कैश में पे कर दें या फिर हम उसको लायबिलिटी क्रिएट कर ले कि इस बार नहीं, अगले महीने हम दोनों महीने का दे देंगे, है ना। या हम, मेरे साथ कोई और भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अगर सैलरी देने का टाइम आ रहा है तो मैं उनसे कहूँ कि सर इस बार नहीं, मैं अगली बार आपको दोनों महीने की सैलरी दे दूंगा। तो या तो मैं कैश में स्पेंड करूं, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड, या मैं अपनी जिम्मेदारी बढ़ा लूं, लायबिलिटी को इनकर कर लूं। फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस, अब जैसे ये चौक है, ये चौक जहां से हम खरीदते हैं, या तो मैं उसको कैश में देके आऊं या फिर मैं वहां पर अपना अकाउंट बनवा लूं, एक क्रेडिट अकाउंट बनवा लूं कि भाई मेरा पूरे महीने का जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है स्टेशनरी की उसमें रिकॉर्ड करते रहो और महीने के बाद मुझे बता दो। तो पूरे महीने जो वो रिकॉर्ड करेगा वो लायबिलिटी इनकर्ड ही तो होगी मेरे लिए, मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। क्यों? परचेज गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि मैं सामान खरीद रहा हूँ और सेवाएं भी खरीद रहा हूँ कहीं ना कहीं, है ना। पानी वाला है, पानी की पेमेंट जब होती है तो वो ऑब्वियसली गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है। जब वो पानी देके जाता है आरओ का, प्लांट का, तो वो पानी क्या है, गुड्स है, और वो लेके भी तो आता है, खुद भी तो आता है सर्विस देने, तो वो सर्विस हो गया। तो या तो, है ना, परचेज कर रहे हैं हम। तो जो रिवेन्यू नेचर का जो बार बार होता है वो क्या है, वो हमारा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल नेचर का जो कभी कभी, अब जैसे ये बोर्ड है, फिर से बोर्ड पे आ जाते हैं। बोर्ड जब मैंने खरीदा तो मैंने उसको अमाउंट पे किया, जहां से भी मैंने बोर्ड खरीदा वहां अमाउंट पे किया, तो अमाउंट मैंने स्पेंड कर दिया। अगर अमाउंट पे नहीं करता तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती। क्यों? फॉर परचेजिंग एसेट्स, ये बोर्ड मेरे लिए एसेट है, ठीक है। एसेट बार बार नहीं लेते, लेकिन गुड्स एंड सर्विस बार बार लेते हैं। दोनों में मेन फर्क यही है, ध्यान से समझिए। रिवेन्यू जो है वो बार बार होता है, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो और चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। लेकिन कैपिटल जो है वो बार बार नहीं होता, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जो कभी कभी हो रही है, और चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ये बोर्ड का खर्चा मैं बार बार नहीं करूंगा, एक बार ले लिया मैंने, जब तक सही रहेगा तब तक चलेगा। फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये बेंचेस लगी हुई है यहाँ पर, तो इनका खर्चा, ये मेरे लिए सारे एसेट्स हैं जो कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। और इनको जब मैंने खरीदा तो मैंने या तो अमाउंट स्पेंड किया या लायबिलिटी इनकर्ड की, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7 पॉइंट। अब आते हैं अपने 8 नंबर पॉइंट पे, एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस यानी कि खर्चा, यानी कि जब हम खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? अर्निंग करने के लिए करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। देखो यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए जब हम खर्चा करते हैं तो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। अब या तो वो स्पेंड करेंगे यानी कि कैश में पे करेंगे, या फिर इनकर्ड, इनकर्ड मतलब हो गया कि हमने पे नहीं करा, लायबिलिटी क्रिएट कर ली कि हम इस बार नहीं अगले बार दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, तो वो जिम्मेदारी बन गई। तो अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, ठीक है। तो अब ये जो खर्चे हैं ये 2 तरीके के होते हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आप सिम तो हर एक व्यक्ति ऑपरेट करता है आज के टाइम में, है ना, सबके पास सिम है, ठीक है। मोबाइल में जो सिम लगती है वो सबके पास है। अब सिम जो है वो 2 तरीके की होती है, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। प्रीपेड यानी कि प्री पे करना है फिर उसको यूज करना है, मतलब पहले रिचार्ज होगा फिर हम रिचार्ज का बेनिफिट उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। लेकिन पोस्टपेड में क्या होता है कि पहले हम यूज कर लेंगे, फिर एंड ऑफ द मंथ हमारा बिल आएगा और बिल को हम पे कर देंगे, सिंपल। तो वो प्रीपेड जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस है, ऐसा खर्चा जो हमने पहले पे कर दिया, बाद में हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। मेरे स्टूडेंट मेरे को फीस देते हैं, अगर मैं एडवांस फीस ले रहा हूं उनसे, तो उनके लिए वो क्या होगा, उनके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा कि खर्चा तो है उनका पर उन्होंने यूज नहीं करी, अभी पहले ही पे कर दिया, तो वो हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। बट अब जो दूसरा था पोस्टपेड, पोस्टपेड को यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कहा गया है, ये समझ लीजिए। तो पोस्टपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि जो हमने यूज कर लिया बट अभी पे नहीं किया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हमारी लायबिलिटी होती है,
मतलब हमने पे करना है अभी, जैसे पूरे मंथ अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और एंड ऑफ द मंथ वो पैसे नहीं दिए उसने, तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वो उसका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसिड होता है, यानी कि वो बच्चे जो पहले पैसे दे देते हैं उनका वो अधिकार बन जाता है, एसिड बन जाता है कि वो फ्यूचर बेनिफिट है उनका, है ना, वो बेनिफिट वो फ्यूचर में रिसीव करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि पे कर दिया है पर यूज नहीं करा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि यूज कर लिया है बट पे नहीं किया। ठीक है। आगे आते हैं अपने 9 नंबर पॉइंट पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या? अर्निंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है। मतलब उन सारी ट्रांजैक्शन से अर्न करना जो रिलेटेड टू बिजनेस है। ध्यान देना यहाँ पर, रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड होना जरूरी है। आप घर का कोई सामान बेच रहे हो और उसमें पैसे कमा रहे हो और आप उसे क्या कह रहे हो? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट जो है वो रिलेटेड टू बिजनेस होगा। मतलब बिजनेस जो आपका डेली नेचर का है, जो आप है ना डेली बेसिस पे कर रहे हो, उससे जब प्रॉफिट कमाओगे तभी वो प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। जो कभी कभी होता है वो प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो गेन होता है। यहाँ पर लिखना चाहिए था, वो गेन होता है जो कभी कभी होता है। ठीक है, कैपिटल नेचर का। अब प्रॉफिट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट दो तरीके का होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम उसे कहते हैं जिसमें से डायरेक्ट खर्चे माइनस होते हैं। अब डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो सामान को बनाने के खर्चे होते हैं। ठीक है। और नेट प्रॉफिट हम उसे कहते हैं जिसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चे माइनस हो जाते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे हम उसे कहते हैं जो सामान को बेचने के खर्चे होते हैं। अब माइनस किस में से करना है? माइनस करना है सेल्स प्राइस में से, जो हमें पैसा रिसीव हुआ बेचने से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं बुक है ये, है ना, ये बुक है मेरे पास एक। मान लेते हैं इस बुक को बनाने का खर्चा आया 200 रुपए। ठीक है। अब ये सिर्फ बुक बनाने से तो बिकेगी नहीं। ठीक है। अब बेचने के लिए भी इसके कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा, इस बुक को दुकान तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा करना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी तो दुकान का रेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद दुकान में बिजली का होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, पानी का, वर्कर रखोगे दुकान में, अगर दुकान का इंश्योरेंस करवाओगे, इस बुक का अगर एडवर्टाइजमेंट करवाओगे। तो सिर्फ बुक बनाने से नहीं बिकती। ऐसे सिर्फ बुक नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जितने भी गुड्स और सर्विस हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, उनको बनाने का खर्चा अलग है और बेचने का खर्चा अलग है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कि जो बनाने का खर्चा होता है, सेल में से जब हम बनाने का खर्चा माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और जब हम बनाने का और बेचने का दोनों का खर्चा माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है। ये बुक 700 रुपए की है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये बुक मैंने 700 रुपए की खरीदी, तो इसका जो सेलर है उसको 700 रुपए मिल गए। ठीक है। अब 700 में से जब वो 200 रुपए बनाने का खर्चा माइनस करेगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और जब वो 300 रुपए जो बेचने का खर्चा है वो माइनस करेगा तो उसका नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 200 और 300 दोनों 500 रुपए माइनस कर दो तो 200 रुपए हो गया उसका नेट प्रॉफिट। सिंपल। तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब आगे आते हैं अपने 10 नंबर पॉइंट पे, लॉस। लॉस यानी कि जो टोटल खर्चा हुआ हमारा उससे कम कमाई हुई। इस बुक को बनाने का और बेचने का टोटल खर्चा 500 रुपए आ रहा है और आप इसे 500 से कम में बेच रहे हो, है ना, 450 में बेच रहे हो या 400 में बेच रहे हो। तो जितने कम में बेचोगे, अगर 450 में बेचोगे तो 50 रुपीज का लॉस है, अगर 400 में बेचोगे तो 100 रुपीज का लॉस है। तो सिंपल सी बात क्या है कि जितने कम में बेचोगे, यहाँ लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल खर्चा जो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है उसे हम कहते हैं लॉस। सिंपल। ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर पॉइंट, परचेज। परचेज मतलब क्या कि वो सामान जो बेचने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदा जा रहा है। यहाँ लिखा है परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक है। बुक वाले ने जब ये बुक खरीदी तो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदी, मैंने खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, बुक वाले ने नहीं खरीदी। और मेरा भी कोई पर्सनल यूज नहीं है, कॉमर्शियल यूज है। कॉमर्शियल मतलब मैं इससे इनकम जनरेट कर रहा हूँ, है ना, इससे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चे मुझे फीस दे रहे हैं, तो ये कॉमर्शियल यूज हो गया। ठीक है। तो क्या है कि परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक है। मैं यहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा बट सर्विस तो रेंडर कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए भी क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। तो या तो सामान को सेल करो या फिर सामान से नया सामान बनाओ। जैसे ये बुक जहां बनी है
उन्होंने पेज खरीदे, इंक खरीदी, है ना, इसका कवर पेज प्रिंट करवाया, कहाँ जहां भी इसकी जो एक मशीन है बाइंडिंग करने वाली वो खरीदी। तो ये सारे आइटम खरीदे तभी तो इसको असेंबल किया और बुक बनी, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो उन्होंने जब वो सामान खरीदा तो उसे हम परचेज कहेंगे। परचेज एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें गुड्स और सर्विस को और गुड्स को सोल्ड के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए परचेज किया जाता है, सिंपल। और सेल, सेल तो सिंपल है, सेल ऑफ गुड्स, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब हम सामान को बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सिंपल। अब 30 नंबर पे है गुड्स। गुड्स यानी कि वो सामान जो रीसेल करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदा गया है ना। देखो जब खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं, लेकिन जो सामान खरीद रहे हैं उसे गुड्स कहते हैं, ठीक है। जब खरीदते हैं तो परचेज, और जो सामान खरीद रहे हैं उसे कहते हैं गुड्स। गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक है। या तो हम उसको रीसेल कर देंगे, फर्दर रीसेल कर देंगे, या फिर हम उससे कोई नया सामान बनाएंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम गुड्स। पर्सनल यूज नहीं करना, पर्सनल यूज करोगे तो गुड्स नहीं कहलाएगा, फिर वो एसेट कहलाएगा जिसका बेनिफिट आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर है स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक वो सामान जो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपके पास बच गया है। मान लेते हैं आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल का है। अब 1 साल के दौरान जब आप अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज कर रहे हो और उस टाइम पे जो सामान बच गया है गोडाउन में या आपके ऑफिस में जो अनसोल्ड है उसे हम कहते हैं स्टॉक। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब वही कि एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। पीरियड चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, ठीक है। एंड ऑफ द पीरियड जो सामान बच जाएगा आपके पास जो नहीं बिकेगा, ठीक है, या फिर वो मैन्युफैक्चर पूरी तरीके से नहीं हुआ या बच गया तो वो स्टॉक कहलाएगा। क्लियर है। अब आगे 15 नंबर पॉइंट जो है, और 15 और 16 ये आपस में इंटर रिलेटेड है ना। 15 में मैंने 3 पॉइंट कवर किए हैं एक साथ, ये सिनोनियम्स है एक दूसरे के, पर्यायवाची है ना, एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं। ट्रेड रिसीवल, डेटर और बिल रिसीवल, ठीक है, ये सब क्या हमारे एसेट्स होते हैं। जब हम किसी को सामान उधार बेचते हैं, है ना, तो वो हम ट्रेड रिसीवल लिखते हैं या उसका नाम लिखेंगे डेटर के नाम से, और या फिर अगर हमने उससे बिल पे साइन करवा लिया वो हमारा ड्रॉई बन गया तो हम बिल रिसीवल लिखेंगे, ठीक है। ये कौन लिखता है, ये अपने यहाँ सेलर लिखता है। वो सेलर जो सामान उधार बेच रहा है, याद रखना सामान उधार, उधार मतलब क्रेडिट में, क्रेडिट में होना जरूरी है। ये तीनों नाम तभी मेंशन करेंगे जब सामान क्रेडिट में है। अगर कैश में है तो ये तीनों नाम मेंशन नहीं करेंगे, फिर तो सिंपल सी बात है ना, कैश मिल गया हमें, ठीक है। ये तब आते हैं जब क्रेडिट में। अगर हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो हम ट्रेड रिसीवल, डेटर और बिल रिसीवल लिखेंगे। अगर हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो हम ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और बिल पेबल लिखेंगे, सिंपल, ठीक है ना। ये परचेजर अपने यहाँ लिखता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी बन जाती है, उसको पे करना होता है, और ये सेलर अपने यहाँ लिखता है क्योंकि उसका एसेट बन जाता है, उसको रिसीव करना होता है। ट्रेड रिसीवल, डेटर या बिल रिसीवल, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर या बिल पेबल, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा 17 नंबर है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सोल्ड और इन अमाउंट, ठीक है। मतलब कि बुक के देखो कि जब किसी चीज को सामान को खरीद रहे हैं हम तो उसके लिस्ट प्राइस से जितनी कटौती आती है उस सामान में जितना कम कर देते हैं उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। जैसे मान लेते हैं इस बुक पे प्रिंट रेट है 1000 रुपए और ये मुझे 700 रुपए की पड़ रही है ना, डिस्काउंट काटने के बाद। तो जितना पैसा कट गया 300 रुपए कम हो गए, तो 300 रुपए क्या कहलाएगा, वो डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। अब डिस्काउंट यहाँ 3 तरीके के हैं, ट्रेड रिसीवल और सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो यूनिवर्सल रहता है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, यानी कि सामान जो बना रहा है वहां से लेकर सामान जो यूज कर रहा है वहां तक जो डिस्काउंट यूनिवर्सल रहता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने सामान पे 10% डिस्काउंट छोड़ा, है ना। प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया 10%, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया 10%, होलसेलर ने रिटेलर को 10% दिया और रिटेलर ने कस्टमर को 10% दिया। तो अब इस केस में क्या है कि सबको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ना किसी के लिए फायदा है ना किसी के लिए नुकसान है, तो उसे कहेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। जब कोई छोटा बच्चा जाएगा उसे भी 10%, कोई बड़ा बच्चा जाएगा उसे भी 10%, है ना, कोई ओल्ड एज का व्यक्ति जाएगा उसे भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है,
तो ऐसे डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, सिंपल अमाउंट माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसमें किसी को फायदा नुकसान नहीं हो रहा। सिंपल है ये ट्रेड डिस्काउंट, है ना, सिंपल प्राइस में से माइनस कर देते हैं। सेकंड आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यानी कि एक ऐसा डिस्काउंट जो कि कैश में पे किया जा रहा है, जो सेलर अपने प्रॉफिट को कम कर देता है। ये डिस्काउंट हम उसे देते हैं जो हमारा डेली कस्टमर होता है, डेली कस्टमर है या अर्ली पेमेंट हमें मिल रही है उसके लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे मान लेते हैं कि मेरे आसपास एक दुकान वाला है जिससे मैं स्टेशनरी लेता हूँ, है ना, मेरे आसपास एक दुकान वाला है जिससे मैं स्टेशनरी लेता हूँ, सामान खरीदता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे जानता है अच्छे से, ठीक है, डेली कस्टमर हूं मैं उसका, तो वो मुझे क्या करता है, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम कमाता है, मुझे ज्यादा डिस्काउंट दे देता है, तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है रिबेट। रिबेट यानी कि ऐसा डिस्काउंट जो ओकेजनली दिया जाता है। ओकेजनली यानी कि कभी कभी हमारे गोडाउन में स्टॉक ज्यादा हो गया और वो एक्सपायर होने वाली है, एक्सपायर डेट आने वाली है, तो क्यों ना हम एक्सपायर डेट से पहले ही गोडाउन को खाली करवा दे, सस्ते रेट पर सामान देकर। या मान लेते हैं जैसे दिवाली पे दिवाली सेल आती है, न्यू ईयर पे न्यू ईयर सेल है ना, तो अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग सेल आती रहती है सॉरी, तो उसे कहते हैं रिबेट, ठीक है। रिबेट यानी कि ऐसा डिस्काउंट जो ओकेजनली है, रेगुलर नहीं है, कभी कभी दिया जाएगा, तो उसे कहते हैं हम रिबेट। क्लियर है। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, 18 नंबर पॉइंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर, है ना, लैप्स ऑफ टाइम और ऑब्सलेंस। ऑब्सलेंस का मतलब जब टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, जैसे नया स्मार्टफोन मार्केट में आ गया तो पुराने स्मार्टफोन की वैल्यू कम हो गई, उसे कहते हैं ऑब्सोलेंस। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम निकल चुका है ना, टाइम निकल जाने के बाद प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड कम हो जाती है। हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस का एक टाइम होता है ना, टाइम निकल गया फिर उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर तो नॉर्मली एसेट्स के साथ, और है ना, जो गारमेंट क्लॉथ हम पहनते हैं, जैसे कपड़े पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली कपड़े पहनने से फटते भी हैं, है ना, तो उनका कलर भी फेड होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो उससे भी उनकी वैल्यू कम होती है। एसेट्स को यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली छोटे मोटे टूट फूट होती रहती है ना, यूज के भी, ठीक है। अब जैसे टू व्हीलर है, टू व्हीलर यूज कर रहा हूँ मैं, बाइक बाइक यूज कर रहा हूँ, तो नॉर्मली उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस। तो ये सारी चीजें आ गई हमारी डेप्रिसिएशन में, ठीक है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा 1 to 18 पॉइंट हो गए हमारे क्या, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के, जो अब है तो और भी बहुत सारे पॉइंट, बट हमने इस वीडियो में 18 कवर कर रहे हैं, छोटे मोटे और पॉइंट है वो इररिलेवेंट है, इतना ज्यादा कोई है ना, ये जो कंपलसरी पॉइंट थे ये मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आप है ना एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिए सारे पॉइंट, अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।